हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई तीनों भर्तियों के लिए आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज मैथ के लेक्चर 3 के अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात पढ़ाया जाएगा। इसके पहले मैथ में नंबर सिस्टम और लेक्चर 2 में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जा चुका है। साथ ही साथ हिंदी के, करंट अफेयर के और हिस्ट्री के कई सारे लेक्चर चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप चैनल के पेज में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल की प्लेलिस्ट से उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही सपोर्ट, बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकॉन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आने वाले हर टॉपिक, हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो रेशियो का मतलब होता है संबंध, रिलेशनशिप। संबंध कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर शीला है और उसका भाई है रमेश। अगर हम शीला का हाइट देखें और रमेश की हाइट देखें, दोनों की हाइट में हम संबंध देखते हैं कि दोनों की हाइट में संबंध कितना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ये आपकी शीला है और ये इनका भाई है रमेश। तो जो शीला की हाइट है ये है 3 फुट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसको मान लिया 3 फुट, और रमेश आधे दिख रहे हैं इनके, तो इसीलिए हम इनकी हाइट मान लेते हैं 1.5 फीट। 1.5 फीट। तो शीला का जो हाइट है वो हो गया 3 फुट और जो रमेश का हाइट हुआ वो हो गया आपका 1.5 फुट। तो दोनों के हाइट में संबंध कितना हुआ? तो देखिए, दोनों की हाइट कुछ संबंध बता रहा है, कोई भी देख के बता सकता है कि शीला रमेश की 2 गुनी हाइट में है। मतलब शीला की जो लंबाई है रमेश की लंबाई की क्या है 2 गुना है। या फिर हम इसको 3/1.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/1.5, और ये हो जाएगा आपका 2/1। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, इसी 2/1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2:1, और इसी को हम कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। तो सीधे तौर पे अगर हम देखें तो रेशियो क्या बताता है? संबंध बताता है, ठीक है। लेकिन इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, रेशियो कंपेयर करता है। रेशियो क्या करता है? कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है। कंपेयर कैसे करता है? देखिए, दोनों की लंबाइयों को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे शीला की जो हाइट है, हाइट ऑफ शीला की हाइट और उसके भाई रमेश की हाइट, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो रमेश का हाइट है, ये रमेश लिख रहा हूँ मैं, हाइट, एच मतलब हाइट, ये दोनों कितना है? 3/1.5। तो दोनों की हाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं और ये आ रहा है 2/1, और इसी को हम लिख देते हैं 2:1। तो ये संबंध बताता है, या तो हम बोल सकते हैं रेशियो क्या बताता है? संबंध बताता है। या फिर रेशियो कंपेयर करता है। कंपेयर करता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को। अगर किसी और की भी हाइट होती तो उसको भी हम यहाँ कंपेयर कर सकते थे। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को ये कंपेयर करता है, या फिर 2 से अधिक राशियों के बीच में संबंध बताता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी भी भाषा का स्टूडेंट हो। अच्छा, जो कंपेयर करता है, ये कंपेरिजन, ये कंपेयर हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट में होता है। कैसा होता है? सेम टाइप के एलिमेंट में होता है। सेम टाइप के एलिमेंट से क्या मतलब है? मतलब समान प्रकार का तत्व। ये तो हिंदी हो गया इसका, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं हाइट, तो लंबाई ही कंपेयर करेंगे। अगर हम लंबाई कंपेयर कर रहे हैं तो लंबाई शीला की और लंबाई रमेश की, लंबाई से लंबाई ही कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शीला की लंबाई ले लें और रमेश का वेट ले लें। तो अगर हम लंबाई कंपेयर करें तो दोनों की लंबाई कंपेयर करेंगे, अगर वेट कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का वेट कंपेयर करेंगे। तो मतलब सेम टाइप का हम एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का क्या मतलब है? यूनिट सेम होना चाहिए मतलब मात्रक सेम होना चाहिए। मतलब अगर हमने लंबाई का मात्रक यहाँ पर क्या लिया था? फुट लिया था, तो दोनों का मात्रक क्या होगा? लंबाई का फुट ही होगा। ऐसा नहीं है कि शीला का हाइट हम फुट में ले लें और
रमेश का हाइट हम सेंटीमीटर में ले लें, अगर इसका फुट में लिया तो इसका भी फुट में लेंगे, तो मतलब हम कंपेयर सेम टाइप के एलिमेंट का करेंगे और दोनों की मात्रक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये रेशियो क्या है, रेशियो कंपेयर करता है कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं रेशियो संबंध बताता है। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रेशियो संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है, या फिर कंपेयर करता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को, टू आर मोर एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, वही लंबाई उठाया तो लंबाई ही कंपेयर करेंगे, अगर वेट कंपेयर करें तो वेट ही कंपेयर करेंगे। मतलब मान लीजिए शीला का वेट 50 kg है और रमेश का वेट 30 kg है, तो वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, लंबाई को लंबाई से कंपेयर करेंगे। और इट ऑलवेज एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंटेंड इन अनदर। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने हाइट लिया था शीला का, HIEIGST मान लीजिए मैंने हाइट ऑफ शीला डिवाइड बाई हाइट ऑफ रमेश, H और रमेश दोनों का हाइट हम कंपेयर कर रहे थे, तो इसको पता चला कि हमारा 3 है और इसका 1.5 है। इसका मतलब क्या है कि 1.5 जो है कि 3 का आधा है, मतलब 3 में 2 टाइम्स हो सकता है। तो यही बता रहा है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी में कितनी बार समा सकता है, कितनी बार समावेशित हो सकता है, ये भी बताता है कौन, रेशियो। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक स्केल बना रहा हूँ और इस स्केल में दिखा रहा हूँ 3 फुट। अब जब मैं 1.5 फुट दिखाऊंगा तो इसके आधे पे ही तो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 फुट। ठीक है, और ये जो 1.5 फुट है ये इसमें 2 बार आ जाएगा, 1.5 एंड 1.5। तो यही बता रहा है कि रेशियो ये बताता है कि कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में कितनी बार कंटेंट है, कितनी बार आ सकती है। फिर आता है रेशियो जनरली एक्सप्रेस्ड इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल फॉर्म। मतलब ये जो भी हम रेशियो लिखते हैं उसको सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड बाई 1.5, दोनों की हाइट का रेशियो है ये। तो जो 3 है और 5 है इसको हम और सिंप्लीफाइड कर देंगे, तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा से छोटा, इसको काट पीट के हम सबसे छोटा कर देंगे और यही आ जाएगा 2:1। तो रेशियो हमेशा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल से इनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन मार्केट गया और मोहन मार्केट जाके 20 kg आटा खरीद लिया और 30 kg उसने शुगर खरीद लिया, यानी कि चीनी शुगर खरीद लिया। ठीक है, अब 20 kg और 30 kg इसने 2 सामान खरीदा। अब कोई पूछे कि इसके पास कुल कितना सामान है, तो इसके पास कुल सामान कितना है 50 kg। अब कोई और पूछ ले कि आटा कुल सामान का कितना है, तो आटा कुल सामान का कितना हो जाएगा 20 kg और कुल सामान कितना है 50 kg डिवाइड बाई कुल सामान यानी कि 50 kg। तो आटा कुल सामान का कितना हो गया, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे सबसे छोटा, तो हो जाएगा 2/5। अगर कोई पूछ ले फिर कि शुगर कुल सामान का कितना है, तो 30/50 और ये हो जाएगा 3/5। इसका मतलब क्या हुआ 2/5 और 3/5 का, आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 50 kg कुल सामान है, तो कुल सामान के हम 5 हिस्से कर देंगे, कितना देखिए 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 पार्ट में 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें से 2 पार्ट होगा आपका आटा और 3 पार्ट होगा आपका शुगर। 2 पार्ट क्या हो जाएगा आटा और 3 पार्ट हो जाएगा शुगर, 2 पार्ट आटा एंड 3 पार्ट शुगर, 3 पार्ट हो जाएगा आपका शुगर। और ये 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पार्ट। ठीक है, इसीलिए जब आटा पूछा कितना है तो 2/5 और शुगर पूछा कितना है तो 3/5। इसको आइए और बड़े में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए इसने 20 kg आटा ले लिया, 30 kg शुगर ले लिया और 50 kg चावल ले लिया। अब ये 20 30 50 कुल मिला के कितना हो गया 100 kg। अगर कोई पूछे कि आटा कुल का कितना है, तो आटा कितना हो जाएगा, आटा हो जाएगा आपका 20/100। कोई पूछे शुगर कुल का कितना है, शुगर, तो शुगर हो जाएगा आपका 30/100। फिर कोई पूछे आपसे चावल कितना है, तो चावल हो जाएगा आपका 50/100 और इसको हम लिखेंगे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 कट जाएगा ये, और कितना हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 1/5। इस प्रकार से हम कुल के संबंध में रेशियो निकाल लेते हैं।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रेशियो लिखेंगे तो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है 250 ग्राम रेज टू 0.5 kg रेज टू 2 kg, तो इसको हम सेम यूनिट में हमेशा लिखेंगे। इस प्रकार से लिखने पर ये गलत माना जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 250 ग्राम रेज टू 0.5 को ग्राम में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 500 ग्राम, और 2 kg को ग्राम में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। अब ये सही है, तो जब भी लिखेंगे हम सेम यूनिट में लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ 2 kg रेज टू 250 ग्राम, तो इसको हम या तो ग्राम में बदल दें या तो इसको kg में बदल दें। तो चलाइए इसको ग्राम में बदल देते हैं, 2000 ग्राम रेज टू 250 ग्राम। तो जब भी हम लिखेंगे सेम यूनिट में लिखेंगे। मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा रेशियो को मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल है और इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब इसमें से ये जो आप एक पोर्शन उठा लिए, किसी ने बोला कि हमको ये एक पार्ट दे दीजिए, तो आप उसको कितना हिस्सा दे दिए, तो आपने 4 हिस्सों में से एक हिस्सा दे दिया। एक हिस्सा दे दिया तो 1/4, मतलब 4 हिस्सों में एक हिस्सा दे दिया। अब उसी ने कहा कि लाओ एक हिस्सा और दे दो। अब इसके पास 2 हिस्से चले गए, तो कितना दे दिया आपने 2/4, मतलब 4 में से 2 दे दिया। अगर कोई इसने कहा मुझे एक हिस्सा और दे दो, तो आपने तीसरा हिस्सा भी दे दिया, तो इसके पास कितने चले गए 3/4। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। आइए कुछ और लेवल बढ़ाते हैं आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 20/30 और इसमें आपने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 40/6 60। तो अगर आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रेशियो मिलेगा ये बदलेगा नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे आप 10 से डिवाइड कर दिए 40 और 60 को, दोनों को, तो ये हो जाएगा 4/6। तो अब ये क्या है 4/6 40/60 और ये जो मिला आपको 20/30, ये तीनों आपस में बराबर है। अर्थात अगर आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 10 से और 10 से दोनों डिवाइड कर दिया, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर और नीचे दोनों, सेम नंबर से डिवाइड करने पर ऊपर और नीचे दोनों, रेशियो नहीं बदलता है, रेशियो वही का वही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दो, 20/30 मान लो 5 यहाँ माइनस कर दिया, 5 नीचे माइनस कर दिया, तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 15/25। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और भाग, डिवीजन मतलब भाग, DIVISION। तो सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन यह एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ नहीं है, नॉट विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सेम नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे ऐसा नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होता है। यही लिखा है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑल द एलिमेंट विद द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। रेशियो में कोई प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन यह नियम नॉट एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये जो रूल है ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ लागू नहीं होता है। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगर कहा है कि इस प्रकार से दिया हुआ है और बोलता है इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना। यहाँ पर तो सिंपल ही हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8, तो 8/3 रेज टू 15 1 जा 15 एंड 1 16/15। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 3 6 और 8 एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से कट कर देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2 से कट करेंगे तो 3 3 एंड 2, फिर एक बार और 2 से कट करेंगे 3 3 एंड 1, फिर हम 3 से कट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, कितना हो गया एलसीएम 24। यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 8 रेज टू 4 रेज टू 3। ये क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, सिंप्लीफाई द रेशियो। आइए थोड़ा और देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अगर आपको दिया हुआ है a रेज टू b, अच्छा चाहे इस प्रकार से लिखा हो a/b
या फिर लिखा हो a रेस टू बी, दोनों का मतलब एक ही है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर ये दिया हुआ 3/4 या फिर ऐसे लिखा हुआ 3/4 एंड फिर लिखा हुआ है b/c 6/7 या फिर इस प्रकार से लिखा है b/c 6/7 या इसको 6/7। अब आपसे पूछ दे कि a/c क्या होगा या फिर a/c क्या होगा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको a/b दिया हुआ है, b/c दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है a/c। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, a/b इंटू b/c कर देना है और इसको क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 6/7। अब इसको कट कर दीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 × 3 9 और 7 × 2 14। तो क्या हो गया a/c = 9/14 और इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है a/c = 9/14। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लेता है, यही वाला क्वेश्चन था जो मैंने ऊपर सॉल्व करा दिया है। अब कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से दे सकता है कि a/b = 2/5। ये वाला क्वेश्चन मैं ऊपर करा दिया हूँ, इसका सोल्यूशन ऊपर है, यही क्वेश्चन था। अब मान लीजिए दे दिया a/b दे दिया 2/5 और फिर दे दिया b/c = 3/4। तो कह दे या फिर इसको ऐसे लिख दे a/b 2/5 एंड b/c 3/4 और आपसे पूछ दे कि a/b/c कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। या फिर इस प्रकार से दे दे कि a/b, ये a है, a/b कुछ वैल्यू दे दिया, फिर दे दिया b/c कुछ वैल्यू दे दिया यहाँ पर और फिर दे दिया c/d कुछ आपको वैल्यू दे दिया और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि a/b/c/d कितना होगा। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इस प्रकार से क्वेश्चंस को। तो इन दोनों को निकालने का, जैसे a/b दे दे, b/c दे दे और आपसे पूछे कि a/b/c बताओ, तो ये कैसे निकालेंगे। या फिर a/b दे दे, b/c दे दे, c/d दे दे और पूछे कि a/b/c/d बताओ कितना होगा। इनका मैं पहले आपको शॉर्टकट बताऊंगा और फिर आपको कन्वेंशनल तरीका बताऊंगा, मतलब जैसे हम सिस्टम से लगाते हैं। पहले शॉर्टकट से देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, फिर मैं आपको लंबा वाला रास्ता बताऊंगा या कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा। तो शॉर्टकट देखते हैं पहले। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a/b 2/5, b/c 3/4, फिर पूछ रहा है a/b/c बताओ। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे a/b/c। अब देखिए a/b दिया है 2/5, तो इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, a के नीचे 2 और b के नीचे 5, 2/5। फिर b/c दिया है 3/4, तो b के नीचे 3 लिखेंगे और c के नीचे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 = 6। फिर 5 को 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा 5 3 = 15। अब फिर 5 को 4 में मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा 5 4 = 20। तो यही हो गया आपका a/b/c। आइए अगला देखते हैं। अभी दिया हुआ है कि a/b 1/2, b/c 2/3, c/d 6/5 और पूछ रहा है कि a/b/c/d कितना होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख देना है a/b/c/d। a/b दिया है 1/2, तो इसको a और b के नीचे लिख देना है, a के नीचे 1, b के नीचे 2, b/c 2/3, इसको यहाँ लिख देना, b के नीचे 2 और c के नीचे 3, 2/3, c/ दिया 6/5, इसको यहाँ लिख देना 6/5। सबसे पहले हम एक तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर में देखिए 1 से 2 में, फिर 2 से 6 में, तो हो जाएगा 1 2 = 2, 2 6 = 12, फिर रेस टू, फिर 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 2 = 4,
और 6 जा 24। अगेन हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो है 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 जा 36। फिर अगेन हम 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो ये हो गया आपका a रेज टू b रेज टू c एंड रेज टू d। आइए इसको एक बार थोड़ा सा मैं फिर से दिखा देता हूँ करके। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a रेज टू b इसको 2 रेज टू 5, b रेज टू c दिया हुआ है 3 रेज टू 4, इसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a रेज टू b रेज टू c ऐसे एक साथ लिख लेंगे। a और b के नीचे लिखेंगे 2 रेज टू 5 जो यहाँ दिया हुआ है, और b रेज टू c 3 रेज टू 4 दिया तो b के नीचे 3 और c के नीचे 4, इस प्रकार से लिख लेंगे। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 रेज टू 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 15। 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हमारा a रेज टू b रेज टू c आ जाएगा। नेक्स्ट वाला दिया हुआ a रेज टू b इसको 1 रेज टू 2, b रेज टू c दिया है 2 रेज टू 3, c रेज टू d दिया हुआ 6 रेज टू 5। यहाँ पर लिख लेंगे a रेज टू b रेज टू c रेज टू d। a रेज टू b दिया है यहाँ पे, तो इसको कर लेंगे 1 रेज टू 2, इसके नीचे लिख देंगे। b रेज टू c दिया है यहाँ पे 2 रेज टू 3, तो b और c के नीचे लिख लेंगे 2 रेज टू 3। c एंड d यहाँ पे दिया 6 रेज टू 5, तो इसके नीचे लिख लेंगे c और d के नीचे 6 रेज टू 5। अब एक तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 में और फिर 2 को 6 में, यह आ जाएगा 12। फिर 2 को 2 में और फिर इसको 6 में, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 6 जा 24। फिर हम क्या करेंगे, 2 को 3 में और 3 को 6 में, 2 3 जा 6, 6 जा 36। अगेन 2 को 3 में और फिर इसको 5 में, तो 2 3 जा 6, 5 जा 30। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया a रेज टू b रेज टू c रेज टू d। ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया। आइए कन्वेंशनल मेथड आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बाई बी या a रेज टू b, a बाई बी दिया हुआ है 2/5 एंड b बाई सी b रेज टू c ये दिया है 3/4। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है, कॉमन आ रहा है। फिर हमको जब निकालना है a रेज टू b रेज टू c, तो कॉमन कौन है, कॉमन है b। b की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। और 5 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 3 और फिर 3, तो आ जाएगा एलसीएम 15। कितना आ गया 15। 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15 एलसीएम, ठीक है। तो 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15, तो अब इसको हम इस प्रकार से करेंगे a बाई बी इसको 2/5 और 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/15। फिर हम लिखेंगे b बाई सी। b बाई सी में देखिए c कितना है 3 है, सॉरी b 3 है, तो 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, तो कितना था पहले 3/4 था, तो 3 से हमने इसको डिवाइड किया 3/4 15 को, तो कितना हो गया 5 टाइम गया, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया बाई 5, तो कितना हो गया 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया a बाई बी इक्वल्स टू 6/15 एंड b बाई सी इक्वल्स टू 15/20। तो अब देखिए हो गया ना, a रेज टू b रेज टू c सबकी वैल्यू मिल गई, और ये हो गया 6 रेज टू 15 रेज टू 20।
तो ये कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन एग्जाम में आप शॉर्टकट लगाइए, जो मैंने बताया वो ज़्यादा अच्छा है, शॉर्टकट से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ़ टू रेशियो इज नोन एज इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो आपस में इक्वल रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। और इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी से प्रोपोर्शन इज एग्जिस्टिंग। जैसे देखिए लिखा ए रेस टू बी इक्वल टू बी रेस टू सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। मतलब यह एक रेशियो है और यह एक रेशियो, दोनों आपस में बराबर हैं। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए रेस टू बी, और फिर यहाँ पर 4 डॉट लगाते हैं, फिर क्या होता है? सी रेस टू डी। तो ये हो गया आपका रेशियो, और ये जो बीच में लगा ये क्या है? प्रोपोर्शन। यानी ये हो गया अनुपात और ये हो गया समानुपात। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों का सीधा संबंध होगा। सीधा संबंध का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, या फिर मैं अलग से लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर कोई कहे कि वन मैंगो 10 रुपये का है, 10 रुपये का है, 10 RS का है, तो 10 मैंगो कितने का होगा? 10 मैंगो कितने का? तो सीधे आप क्या करोगे? 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 100 रुपये। तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आम बढ़ गया, पहले एक आम था तो 10 रुपया, अब 10 आम है तो 100 रुपया। मतलब जब आम की संख्या बढ़ी तो पैसे भी बढ़ गए, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एक आम खरीदने के लिए 10 रुपया लग रहा है, 10 आम खरीदने के लिए 100 रुपया लग रहा है। मतलब ये सीधा संबंध है। अगर इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, अगर हम मैंगो को x मान लें और मैंगो के पैसे कितने पैसे लग रहे हैं उसको y मान लें, तो जब x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे x और y का कैसा संबंध है? सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर x y को इधर ले आओगे तो x y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसी प्रकार से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x1 रेस टू x2, ये अनुपात हो गया, और समानुपात में y1 रेस टू y2, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 बाई x2 डिवाइड बाई y1 बाई y2। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये पहले एक मैंगो था तो इसको हम x1 मान लेते हैं, और इसका 10 रुपया लग रहा था तो इसको y1 मान लेते हैं। अब जब 10 मैंगो हुआ तो इसको हमने x2 मान लिया, और जब 100 रुपया हुआ तो इसको y2 मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x1 बाई x2, x1 बाई x2 इक्वल्स टू y1 बाई y2। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। और आप सॉल्व करोगे तो सेम आंसर मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे 10/100, दोनों क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। 1/10 मतलब 1/10, और 10/100 पे भी 1/10 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x1 बाई x2 इक्वल्स टू y1 बाई y2। यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिया x1 बाई x2 को लिख दिया क्या? x1 रेस टू x2, और y1 बाई y2 को क्या लिख दिया? y1 रेस टू y2, और बीच में समानुपात का साइन लगा दिया। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि 10 पेन की कीमत है 50 रुपया। 10 पेन की कीमत कितना है? 50 रुपया। तो यहाँ से हम एक पेन की निकाल लेंगे। एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 50/10। और कोई पूछे फिर 20 पेन की कीमत कितनी है, तो कितना आ जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/10 इंटू 20, आ गया आपको आंसर। लेकिन इसको हम अगर शॉर्टकट से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो 10 पेन को आप मान लो x1 और 20 पेन को मान लो x2, और इसका कीमत था 50 तो इसको मान लो y1, और 20 पेन की कीमत आपको निकालनी है उसको मान लो y2, मान लो y2, लेट y2। तो क्या हो गया? देखो यहाँ पर x1 रेस टू x2 समानुपाते y1 रेस टू y2। x1 की जगह कितना था? पहले 10 था। अब हम x2 कितना है? 20 है, 20 पेन है यहाँ पे। और पहले y1 यानी कि कीमत कितनी थी? 50 रुपये। तो यहाँ पे y1 की जगह लिख दो 50, और y2 की जगह क्या लिख दो? मान लो y2 ही लिख दो। तो y2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम? अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो
10 इंटू वाई टू, बाहर वाले को बाहर से कर दिया, इक्वल्स टू 10 इंटू वाई टू बाहर वाले से और अंदर वाले से 20 इंटू 50, 20 इंटू 50। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 50/10। जगह नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप समझ लीजिए। वाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो वाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 20 इंटू 50/10। रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, सेम चीज़ को नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे माना है रेड पेन से जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है सेम चीज़ को। ये आपका हो गया x1, ये हो गया x2, और ये हो गया y1, और ये हो गया y2। हमको वैल्यू निकालनी है, शॉर्टकट में तुरंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर दिया 10 इंटू एक्स, इसको x मान लिया, लेट x रुपी, तो x इंटू 10 बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर लिया और फिर अंदर वाले का कर लिया 50 इंटू 20। तो यहाँ से कीमत निकल गई तुरंत, लेट x रुपये, x क्या हो गया 50 इंटू 20/10, ये आपका आ गया 100 रुपये। ये आपका बेस बना रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब सीधा संबंध है इनका। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कभी कभी एग्जाम में ग्राफ पूछ देता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होगा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इस पर हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ पेन, और इस पर हम दिखा रहे हैं इसकी प्राइस, रुपी, कितना पैसा लग रहा है। तो देखो अगर आपने एक पेन खरीदा तो मान लो यहाँ पे लगा 5 रुपी, 2 पेन खरीदा तो लगा 10 रुपी, 3 पेन खरीदा तो लग गया यहाँ पे 15 रुपी। तो मतलब जैसे जैसे आप पेन की संख्या बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इसको हमको ग्राफ ऐसे मिलेगा, बात समझ गए। मतलब एक पेन खरीदा तो 5 रुपी, 2 पेन खरीदा तो 10 रुपी, सीधा संबंध है। 3 पेन खरीदा तो 15 रुपी। देखो ये ग्राफ सीधे बढ़ता जा रहा है। इससे हम किसका ग्राफ कहते हैं, इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कहते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन आए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ क्या है, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ। कभी कभी पूछ देता है कि ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो इसका मतलब ये हो गया कि ए रेज टू बी रेज टू सी, और इसी को ऐसे लिखा होता है कि ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब लगातार अनुपात में आपस में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये दोनों कॉमन होते हैं, बी क्या है, कॉमन है। तो इसी क्या कहते हैं, ए बाई बी और बी बाई सी लिख देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, फिर अगर हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और इसी बी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √AC, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा इसका यूज़ क्या होगा, इस पर डायरेक्ट मैंने तुरंत एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपात क्या है। 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपात क्या है, अंग्रेजी में पूछेगा तो क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द थर्ड रेशियो फॉर 9 and 12। अब देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे समझ जाओ कि ये इस प्रकार से है कि 9 रेज टू 12 रेज टू थर्ड नंबर, मान लो यहाँ पर x है फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, और इसका मतलब ये है कि ये हो गया a रेज टू b रेज टू c। ऊपर मैंने मतलब समझाया हुआ था। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 9/12 इक्वल्स टू 12/x, ये है इसका मतलब। अब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल देंगे। देखिए 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 12, या फिर x इक्वल्स टू 12 इंटू 12/9। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड ये अगेन 3 4 जा 12, कितना हो गया 16। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और 16 आपका यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है 16, और ये सही हो गया। तो ऐसे कभी पूछ देता है, देखिए पूछा है 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपात क्या है, तो इसका मतलब एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपात ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर लगातार अनुपात में है। तीसरा मान लीजिए x है, 9:12:x, इस प्रकार से 9:12:x, और इसका मतलब ये होता है कि 9/12 इक्वल्स टू 12/x, और यहीं से हम x को सॉल्व करेंगे जब, तो x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये यूज़ आता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ये आपने पढ़ा भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब पढ़ते हैं हम इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा संबंध। अच्छा उल्टा संबंध होता कहाँ पे,
उल्टा संबंध होता है जैसे मान लीजिए 10 आदमी मिलके 10 मैन मिलके किसी काम को कर रहे हैं 5 डेज में, कितने दिन में, 5 दिन में। और अगर मैं कहूँ कि 20 आदमी मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या बढ़ जाएगा दिन? आदमी बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी, तो ये दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, दिन घट जाएंगे। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पे जब आदमी की संख्या बढ़ाओगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जैसे 10 आदमी मिलकर किसी काम कर रहे हैं 5 दिन में, तो उसी काम को 20 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दिनों की संख्या घट जाएगी। मतलब उल्टा संबंध है यहाँ पर क्या है, उल्टा संबंध है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो इसको हम आदमी को मान लें x, ये x1 है और x2 है। यहाँ पे दिन को मान लें y, तो जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, y घट रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये x और फिर 1/y। x का जो इससे संबंध है कैसा, 1/1 y है। मतलब अगर x बढ़ाएंगे तो y घटेगा, y गिरेगा। अगर आदमी बढ़ाओगे तो दिनों की संख्या घटेगी। और इसका जो संबंध बनता है इस प्रकार से बनता है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है x1 x2 मान लिया हमने, इसको x1 मान लिया और इसको x2 मान लिया। पहले 10 आदमी थे, x1 मान लिया, और जब 20 आदमी हुए तो उसको हम x2 मान लिया। तो पहले 5 दिन लगता था, इसको हमने y1 मान लिया, और जब जो भी नया आंसर आएगा इसको हमने y2 मान लिया। ठीक है, y1 और y2 मान लिया। तो इसका संबंध कैसे होता है, x1 रेस टू x2 और समानुपाते y रेस टू y2। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वाला भी लिख दिया है। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इन्वर्स वाले में ये अभी मैं इन्वर्स पढ़ा रहा हूँ आपको। इन्वर्स में क्या होगा, x1 रेस टू x2 और फिर ये बीच में समानुपात का साइन है और फिर y2 रेस टू y1। लेकिन डायरेक्ट वाले में क्या होता है, x1 रेस टू x2 y1 रेस टू y2। यहाँ पे क्या है, y2 आ गया, यहाँ पे y1 है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 10 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसको लिख देंगे हम x1 और इसको लिख दिया x2, इसको हमने लिख दिया y1 और इसको लिख दिया y2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़। अब इसकी जगह पे हम उतार देते हैं, x1 की जगह क्या लिखा हुआ है 10 और x2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 20। यहाँ पे समानुपात का साइन लगा दिया। y2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y2 हमको निकालना है, y2 निकालना है, y2 लिख दिए, और y1 की जगह पे क्या लिखा हुआ 10। तो सॉल्व करने का पुराना नियम, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करो और अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10 × 10 और 20 × y2। इसको यहाँ से हम y2 की वैल्यू निकालेंगे। y2 क्या आ जाएगा, देखो 20 इस तरफ जाएगा, y2 हो जाएगा 10 × 10 डिवाइड बाई 20। कितना हो गया ये 0 से 0 गया, 2 5 10, तो 5 डे लगेगा। तो 10 आदमी मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, तो 20 आदमी मिलके उसी काम कितने करेंगे, 5 दिन में करेंगे, 5 डेज में करेंगे। दिनों की संख्या घट गई, तो इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे तो जल्दी लग जाता है। देखिए यहाँ पर हमने y की जगह पे a माना हुआ था, a डेज, लेट a डेज, 20/a आ गया और a सॉल्व किया तो 5 डेज आंसर आ गया। तो इस प्रकार से होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि उल्टा संबंध। इन्वर्स प्रोपोर्शन में वही बता रहा है कि अगर मान लीजिए मैन डेज है, क्या है, मैन डेज है, तो अगर आदमियों की संख्या m मतलब मैन, अगर आदमियों की संख्या बढ़ाओगे तो दिनों, आदमियों की संख्या घटाओगे, यहाँ पर घटाने का सिंबल है, तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आदमियों की संख्या घटाओगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसीलिए एक फार्मूला तैयार होता है m1d1 = m2d2। मतलब ये आदमियों की संख्या मैन 1 और डे, मतलब अगर मान लो 10 आदमी है तो 5 दिन लग रहा है × 5, और अगर आपने आदमियों की संख्या क्या कर दी, घटा दी, 5 कर दी, यहाँ पर आदमियों की संख्या 5 कर दी, अब तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही इसका फार्मूला है। जैसे मान लो पहले 10 आदमी थे तो उस काम को 5 दिन में करते थे, अब आपने आदमियों की संख्या घटा दी, 5 आदमी कर दिया, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है m1d1 = m2d2। इस फार्मूले से हम मैंडेज वाले जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको हम कर लेते हैं। मतलब m1d1 अगर 10 आदमी है तो 5 दिन लग रहा है, तो 5 आदमी कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, तो m1d1 = m2d2। और एग्जाम में कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, जैसे हमने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होता है इस प्रकार से, ऐसे सीधा,
तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का कैसा होता है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का अगर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे तो आप उसमें ये वाला टिक करोगे और इसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डायरेक्ट इसको आप टिक कर दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे 0.75 लिखा है रेस टू एक्स और फिर बीच में समानुपात का साइन है, फिर 5/8। अब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इसको मान लो x1, इसको मान लो x2 और फिर यहाँ पे समानुपात का साइन लगा दो और फिर मान लो आपका y1 और y2, y1/y2। हमने बताया था कि अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करो और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करो, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ 0.75 है, इसको बाहर 8 से मल्टीप्लाई कर दो और x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 0.8 यहाँ पे हो जाएगा 0.75 इंटू 8 और अंदर वाले को मल्टीप्लाई किए तो x इंटू 5, या फिर हम लिख दें 5 इंटू एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 5 उस तरफ चला जाएगा, 0.75 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। इसको हम सॉल्व करेंगे और सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.20। और यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो देखो यहाँ पे 1.20 आंसर सही होगा। इसमें दिया नहीं है 1.20, ये वाला है 1.20, जीरो ले लिखा, 1.2 और 0, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं ऐसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर्स हैं, उनका जो सम है 98 है। 3 नंबर्स को जोड़ा गया और उनको कितना मिला 98। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड नंबर इज 2:3 एंड द सेकेंड टू थर्ड इज 5:8, देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ, दिया 3 नंबर है, जैसे मान लो ए बी और सी, ये तीनों नंबर जोड़ के कितना है 98 है। अब कह रहा है कि ए पहला नंबर दूसरे नंबर से जो रेशियो है a/b ये आपका है 2:3 और फिर कह रहा है दूसरा सेकेंड टू थर्ड मतलब b/c ये दिया हुआ है 5:8। तो कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड नंबर, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसको हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। a/b दिया है इतना एंड b/c दिया है इतना, ठीक है। देन पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर टू थर्ड नंबर, देन द सेकेंड नंबर इज, दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो देखो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a/b/c, क्या निकालेंगे a/b/c, और इसका निकालने का मैंने आपको ट्रिक समझाया हुआ, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो 2:3 लिखा है, 5:8 लिखा है, तो यहाँ पे a और b के नीचे लिख देंगे हम 2:3। शॉर्टकट से कर रहे हैं, शॉर्टकट देखेंगे तो अभी तुरंत आपको अगर फिर से दिमाग में हिंट आ जाएगा। और फिर यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 5:8, बी और सी का दिया हुआ है। अब हम 2 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, शॉर्टकट का एक बार और आपका प्रैक्टिस हो जा रहा है। 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और फिर 3 को हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 5 इंटू 3 15, और फिर 3 को हम 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 24। तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर निकालने का तरीका क्या है। देखो सारा जोड़ के कितना है 98 है, कह रहा है कि a यहाँ पर देखो a+b+c कितना है 98 है, और ये बटे हैं कैसे 10:15:24। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, पहले तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करोगे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 49। ये तीनों को आप ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि जो 98 है ना, ये 98 49 पार्ट में डिवाइडेड है, कितने में 48 में, तो 98 डिवाइड बाई 49 कर दो, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा 2, मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 2 है। अब b कितना हिस्सा है इसमें से 15 है, b कितना है 15 है, b कितना है 15 है, मतलब ये है कि 98 49 पार्ट में डिवाइड है और b को उसमें से हमको 15 हिस्सा देना है, कितना देना है 15 देना है। एक हिस्से की वैल्यू 2 है तो 15 हिस्सों की वैल्यू कितनी होगी 15 इंटू 2, और ये आ जाएगा 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आप शॉर्टकट जानेंगे तो कितना आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया a/b/c निकाला, तुरंत आ गया शॉर्टकट से। ये तो लॉन्ग कट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। आप a/b/c तुरंत निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से निकालेंगे, 2 से 5 में 10, 3 को 5 में 15 और 8 को 3 में 24, ऐसे आ गया। अब तीनों मिला के होगा 49, मतलब 98 कितने हिस्सों में डिवाइड है 49 पार्ट में डिवाइड है। तो इसे डिवाइड कर देंगे हम, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2
और बी मतलब दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 15 पार्ट है, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा इसका आंसर। अगर पहला नंबर पूछता तो क्या होता, 10 इंटू 2 कर देते, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो पहला पार्ट कितना है, 10 हिस्से हैं उसके, तो 10 इंटू 2 पहला पार्ट कितना हो जाता, 20 हो जाता। अगर पूछता आपको तीसरा पार्ट तो 24 इंटू 2 कर देते, कितना हो जाता, 48 हो जाता। हमसे दूसरा पार्ट पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट, ये कितना हो जाएगा, 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कक्षा में, एक क्लासरूम है, उसमें पुरुष और महिला, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लिया ताकि किसी भाषा में दिक्कत ना हो। पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात इतना है, मतलब एक क्लासरूम है जिसमें पुरुष बटे महिला, पुरुष मतलब मेल, महिला मतलब फीमेल। पुरुष को मैं एफ लिख रहा हूँ और महिला को मैं, पुरुष को मैं एम लिख रहा हूँ मेल, और महिला को मैं फीमेल लिख रहा हूँ एफ। ये दिया हुआ दोनों का अनुपात 4x + 5। जब भी क्वेश्चन देखा करो तो क्या क्या दिया है पहले नोट डाउन कर लिया करो, डिवाइड बाई 4x। ये इनका अनुपात है। बोला कि यदि 25 पुरुष और 10 महिलाओं को कक्षाओं में जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। मतलब अब हम मेल में 25 जोड़ देंगे और फीमेल में 10 जोड़ देंगे, तो ये अनुपात हो जाएगा 5/3 या 5/3। तो बोल रहा है कि प्रारंभ में कक्षा में कितने पुरुष थे, प्रारंभ में कक्षा में कितने पुरुष थे। तो देखो यहाँ पर पहले दिया हुआ 4x + 5 और फिर डिवाइड दिया 4x, तो इसको हम मेल की जगह ये लिख दें, 4x + 5 एंड डिवाइड बाई 4x इक्वल्स टू 5/3 या 5/3। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालेंगे पहले। ये 4x + 5 है और इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। और जब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करके निकालिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40/8। अब हमको क्या पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्रारंभ में कक्षा में कितने पुरुष थे। तो सबसे पहले देखो ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया 4x + 5, इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी थी, 4x + 5 थी। पुरुषों की संख्या कितनी थी, 4x + 5 थी। और इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकाली, 40/8 इस संबंध से। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, बस इसमें रख देना है। यहाँ पर देखिए पुरुष दिया हुआ है, 4x + 5। अब हमको क्या करना है, 4x + 5 में x की वैल्यू रख देनी है। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, 40/8। तो यहाँ पर हमको 4 × 40/8 + 5, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 एंड 2 × 20 = 40, कितना 20 + 5 कितना होगा, 25। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 25 थी। या आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 25, इसको हम टिक कर लेंगे 25। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि मीतू एक है पर्सन, एक गर्ल है, एक लड़की है। मीतू का व्यय और बचत, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बचत मतलब सेविंग। तो हम एक्सपेंडिचर यानी व्यय को ई से लिखते हैं, ई, और सेविंग को हम एस से लिखते हैं, बचत को। इसका अनुपात दिया है, एस है, ये एस है, इसका अनुपात दिया है 4:1। ठीक है, बोला यदि उसके वेतन में, मतलब उसकी जो सैलरी है 30% की वृद्धि हो गई, वेतन बढ़ गया 30% और बचत जो बढ़ गई, जब वेतन बढ़ा तो बचत बढ़ गया 20%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। तो दिया हुआ है कि E/S, मतलब E मतलब एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और S मतलब सेविंग। ये दिया हुआ आपका 4:1 या 4/1। अब ये कह रहा है कि इसकी आय में वृद्धि हो गई, उसकी सैलरी बढ़ गई 30%। कितनी बढ़ गई सैलरी, 30% इसकी सैलरी बढ़ गई है। तो 30% सैलरी बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 30% सैलरी बढ़ गया तो मतलब ये समझ लो कि 130% उसकी सैलरी अब कितनी हुई। जैसे मान लो सैलरी पहले थी 100, अब 30% बढ़ गई, तो इंटू 30/100 तो वही बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो सीधे डायरेक्ट 130 हो गया। अब इसकी सैलरी कितनी हो गई, 130, 30% इसकी सैलरी बढ़ गई है। तो मीतू की नई आय कितनी हो गई, नई आय, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिया, मीतू के व्यय और बचत का अनुपात दिया 40:10, मतलब 4:1 को अगर 40:10 मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मीतू का व्यय 40 हो गया
सॉरी व्यय 40 हो गया और उसकी बचत 10 रुपये हो गई। तो देखो मीतू की आय कितनी हो जाएगी, आय 40 + 10 85 तो होगा। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सैलरी निकाल रहे हैं। जैसे अगर एक्सपेंडिचर बटे सेविंग दिया हुआ है तो इसको अगर हम 40 और 10 लिख दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और सेविंग मतलब बचत, ठीक है। तो आय क्या होगा, आय होगा आपका बचत और सेविंग, बचत और प्लस व्यय। बचत है आपका 10 रुपया, सेविंग जिसे अंग्रेजी में एस लिखा है, और जो खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर है वो 40 रुपया। तो कितना हो गया 10 + 40, ये हो गया 50। अब कह रहा है कि 30% बढ़ गया। 30% बढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब 30% बढ़ने का, इसको डायरेक्ट निकालने का फार्मूला ये है कि अगर आप नई जो सैलरी होगी निकालने का, नई सैलरी जो न्यू इसकी सैलरी होगी, न्यू एस मतलब सैलरी होगा, इसको आप डायरेक्ट कर दो 50 × 1.3। 30% बढ़ा है, 1.3 कर दो ना, तो आपको डायरेक्ट नई सैलरी मिल जाएगी और ये आपका आ जाएगा 65। नई आय कितनी हो गई, 65 हो गई। तो जब नई आय 65 हो गई तो नीतू की नई बचत 20% हो गई। बचत कितनी हो गई 20%। 20% किसका बच रहा है, सैलरी का बच रहा है, ठीक है। 20% बचत हो गई। 20% बचत का मतलब क्या हो गया, जो पहले बचत थी वो 10 रुपया था, कितना था बचत 10 रुपया था, अब इसमें 20% बढ़ गया है। ये न्यू एस मतलब सैलरी है, समझ जाइएगा। तो नई जो बचत हो गई, बचत इसमें 20% की वृद्धि हुई। बचत में कितनी वृद्धि हुई 20% की, तो मतलब 20 × 1.2। देखो जितना वृद्धि बताया उसको 1.2 कर लो। अगर 30% का है तो 1.3 कर लो, अगर 20% का है वृद्धि हुई तो 1.2 कर लो। तो नई बचत क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 है, सॉरी 10 रुपये का 1.2, इसको आप करोगे तो हो जाएगा 12 रुपये। तो बचत कितनी होगी 12 रुपये और नई आय कितनी होगी 65 रुपये। अच्छा खर्चा कितना हो गया, देखो सैलरी में से बचत घटाओगे तो खर्चा ही तो आएगा। तो व्यय कितना हो गया, व्यय हो गया आपका 65 - 12, और ये आपका हो जाएगा 65 - 12 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 53 रुपये। कितना हो गया 53 हो गई। तो देखो नया जो व्यय है ये 53 हो गया और नई जो बचत है वो 52 हो गई। तो बोल रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो व्यय पहले कितना था 40 था, व्यय कितना था पहले 40 था, और अभी हमने व्यय निकाला तो कितना आ गया 53 आ गया। यहाँ पे देखो नया व्यय कितना आ गया 53 आ गया। तो 40 से 53 हो गया, कितना बढ़ गया 13 रुपये की वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज पूछ रहा है तो 13 का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या कर लेंगे, देखो पहले 40 रुपया था और बाद में व्यय हो गया 53 रुपये। कितना हो गया 53 रुपये, तो कितना रुपये बढ़ गया 13 रुपया। मतलब 53 में से अगर आप 40 को घटाओगे तो इस खर्चा कितना बढ़ गया 13 रुपये खर्चा बढ़ गया। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये बेस है, पहले 40 था फिर 53 हो गया। तो क्या करेंगे हम 13/40 × 100, यही क्या हो जाएगा इसका नया परसेंटेज हो जाएगा। कितना वृद्धि हो गया 32.5। इसको सॉल्व करोगे तो 32.5 आएगा और ये इसका आंसर हो गया 32.5। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो दिया है एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और बचत, सेविंग, एस मतलब सेविंग बचत है, या बचत ही लिख दो बचत। तो ये दिया है, मान लो 4/1 दिया था, इसको हम 40/10 कर लेना, समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखो आय क्या होगा बचत और प्लस खर्चा मतलब व्यय, दोनों को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। ये हो गया 50। अब कह रहा है कि 30% की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई 30% की। तो जब भी कहे 30% की वृद्धि हो गई तो हम नई सैलरी तुरंत निकालेंगे 50 × न्यू सैलरी, एस मतलब सैलरी, 50 × 1.3 कर दो तो डायरेक्ट नई सैलरी आ जाती है। तो 50 × 1.3 करोगे 65 आ जाएगा। और फिर कहे कि नई बचत कितनी होगी, तो पहले बचत थी 10 और उसमें बचत में 20% की वृद्धि हो गई। तो 10 × 1.2 कर दोगे, मतलब 20% है ना, 20 बोले तो 1.2, तो 10 × 1.2 करोगे तो नई बचत होगी 12 रुपये। तो नई सैलरी हो गई 65 रुपये और नई बचत हो गई 12 रुपये। तो नया व्यय क्या होगा खर्चा, तो सैलरी मतलब कि 65 और माइनस बचत 12, तो 65 - 12 करोगे तो ये हो जाएगा नया खर्चा 53 रुपये। नया खर्चा है, पहले खर्चा था 40 रुपया और अब खर्चा हो गया 53 रुपया। तो 53 - 40 करोगे तो ये 13 रुपये का क्या हो गया खर्चे में वृद्धि हो गई। अब पूछ रहा है खर्चे का परसेंटेज कितना होगा, तो ये 40 पहले था तो 13 वृद्धि हुआ, 13/40 × 100 करोगे तो 32.5, ये क्या हो गया इसकी सैलरी में इजाफा हो गया 32.5%
सॉरी इसके खर्चे में, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो गई। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में इतनी वृद्धि हो गई। आप पेपर और पेन पे लेके फिर से करिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बैग है, उस बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं और उस बैग का कुल जो मूल्य वर्ग है वो कितना है? 785 रुपये। कितना है? 785 रुपये है। मतलब एक बैग है जिसमें 785 रुपये रखे हैं और जिसमें 2 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं और उनका जो अनुपात है 6, 9 और 10 रुपये है। तो बोला बैग में 5 के कितने सिक्के हैं? तो देखो सबसे पहली बात एकदम क्लियर समझाता हूँ मैं आपको। एक बैग है मान लो, इसमें टोटल 785 रुपये हैं। ये 785 रुपये सिक्कों से भरा है, जिसमें 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है और 10 का सिक्का है। ठीक है, लेकिन ये किस अनुपात में है? तो ये है 6:9:10, इस अनुपात में है। ठीक है, अब मान लो कि हम क्या करेंगे, मान लेंगे इस बैग में x सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? लेट माना x सिक्का है। कितना x है? तो कितना हो जाएगा? इस अनुपात में है तो इसे कितना हो जाएगा? 6x⁻⁹ और ⁻10x। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ये 2 का है, ये 5 का है और ये 10 का है। तो क्या हो जाएगा? देखो 6x × 2 + 9x × 5 + 10x × 10। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे 10x × 10 और ये सारा जोड़ के होगा 785 रुपये। कितना होगा? 785 रुपया। अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या है? ये सारा हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? बैग में सिक्के कितने हैं और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। जब x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके हम इस पूरे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब बैग में x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू जब आ गई 5, देखो यहाँ पे आ गया 157x = 785। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो RS5 के सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे। तो RS5 के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? 9 × x। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, जैसे 5 पूछ रहा है ना, हमने x की वैल्यू निकाली। मान लिया 6x, 9x और 10x। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? 9 पे हमारा क्या है? 5x है, तो x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से हमको 5 के सिक्कों की संख्या निकालनी है। देखो यहाँ पे 5 के सामने 9 है ना, तो 9 × 5 और ये आ जाएगा आपका 45। तो बैग में 5 के सिक्के कितने हैं? 45। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए एक बैग है, उस बैग में 785 रुपये हैं, लेकिन उस 785 रुपये में 2 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के। और किस रेशियो में है? तो 6, 9 और 10 के रेशियो में। तो मान लिया हमने कि 6x है, 9x है और 10x है। तो ये 6x × 2 रुपया, 6x × 2 रुपया, 9x × 5 रुपया और 10x × 10 रुपया, ये सारा मिला के हो रहा है 785 रुपया। ठीक है, ये मिला के हो रहा है 785 रुपया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 5। तो पूछ रहा 5 के सिक्के कितने हैं? तो 5 के सामने 9, तो 9x, 9 × 5 तो हो जाएगा 45। 5 कितने सिक्के हैं? 45 सिक्के हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि a b से 25% कम है, a और b, a b 2 हैं और a 25%, तो 2b - a/a का वैल्यू क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, a b से 25% कम है, इसका मतलब क्या है कि a b से 25% कम है, इसका मतलब है कि a b का 75% है। कम है तो है कितना? 75% है। तो a जो है वो b का कितना है? a इज 75% ऑफ b, 75% ऑफ b। तो इसका मतलब क्या हो गया? 75 का मतलब क्या हो गया? 75/100 × b। ये है a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4 ऑफ b। ये कौन है? a है। जब यहाँ से ये मिल गया हमको a = 3/4 ऑफ b, तो हमको a/b मिल जाएगा। a/b कितना हो गया? 3/4। तो a कितना हो गया? 4 = 3b। ये हमको पता चल गया। अब कह रहा है कि 2b - a कितना होगा? तो रख दो यहाँ पे, देखो 2b - a/a पूछ रहा है, 2b - a/a। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दिया a/b = 3/4। इसका मतलब क्या है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻b = 3/4।
ठीक है, इसका मतलब क्या, हम ए को मान लेते हैं 3x और बी को मान लेते हैं 4x। ए को मान लेते हैं 3x और बी को मान लेते हैं 4x। अब हमको कह रहा है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2b माइनस ए बाई ए निकालो। तो हम a की जगह 3x रख देंगे और b की जगह 4x रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो b की जगह हम रख देंगे 4x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 3x डिवाइड बाई 3x। ये क्या हो गया, ये हो गया 8x माइनस 3x डिवाइड बाई 3x। ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 3x। x कैंसिल हो जाएगा 5/3। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 5/3, ये देखो चौथे ऑप्शन पे 5/3, इसे सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों के पास मिला के 1210 रुपया है। मतलब ए के पास कुछ पैसा है, मान लो ए के पास मान लो कुछ भी है, x रुपये है, बी के पास भी मान लो कुछ y रुपये है। तो ये x और y मिला के, x प्लस y जोड़ के हो रहा है 1210 रुपया। 1210 रुपया बोल रहा है कि ए का जो अमाउंट है इज इक्वल टू द बी का अमाउंट ऑफ 2/5। मतलब ये समझो कि ए का जो पैसा है वो बी के 2/5 के बराबर है। तो हाउ मच अमाउंट डज बी है, बी के पास कितना पैसा है, ये हमको निकालना है। मतलब ये है कि दोनों के पास मिला के 1210 रुपया है। तो ए का जो पैसा है कि 4/15 पार्ट ऑफ ए, 4/15 पार्ट ऑफ ए, ये बी के 2/5 पार्ट के बराबर है, 2/5 ऑफ बी। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ए रेस टू बी कितना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालो, बी को इधर ले आओ a/b और उसको उस तरफ ले जाओ। तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 15/4। ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6/4, या फिर 2 2 जा 4, यहाँ इसको भी काट दो। तो क्या हो गया 3/2, 3/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा था। तो ये हमको a/b मिल गया, मतलब a/b मिल गया 3/2। कह रहा है कि ए और बी दोनों के पास मिला के 1210 रुपया है। मतलब ये है कि ये 1210 रुपया है ए और बी के पास मिला के, और दोनों का अनुपात निकल गया हमको 3/2। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 5 हिस्से करने हैं हमको। किसके 5 हिस्से करने हैं, 1210 के 5 पार्ट करने हैं, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि बी के पास कितना है। तो पहले इसका 5 हिस्सा कर दो, तो 1210/5 एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे बी के पास कितना, तो बी के पास इसमें से 2 हिस्सा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 484। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा 484। या फिर सीधे सीधे समझना हो कि 1210 है टोटल और ए के पास ये पूरा हो गया 5, तो बी के पास कितना होगा, बी के पास 2/5 होगा। कितने का, 1210 का। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 484, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 484। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और 50% बड़े हैं तीसरे नंबर से। एक कोई तीसरा नंबर है उससे बड़ा है, हमारा 2 नंबर है 20% 50%। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज। इन दोनों नंबर का रेशियो पूछ रहा है। मान लो वो तीसरा नंबर x है, तीसरा नंबर कौन है, x है। लेट वो तीसरा नंबर x है, तो जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, या FIRST लिख दे रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट n मतलब नंबर, ये 20% ज़्यादा है इससे। तो क्या मान लेते हैं हम 120% ऑफ x, ज़्यादा है ना उससे 20%। तो क्या हो जाएगा ये 120/100 इंटू x। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/5x। और जो दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर, जो दूसरा नंबर है, ये इससे 50% मोर है, तो 150% ऑफ x।
ये तीसरा नंबर है, लेट थर्ड नंबर, इसको लिख दो लेट थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर है, लेट थर्ड नंबर इज एक्स, तो ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा इसको, ये हो जाएगा 150/100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 3/2x, ये हो गया 3/2x। तो पूछ रहा है कि इन दोनों का आपस में अनुपात क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो फर्स्ट FIRST नंबर डिवाइड बाई सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 6/5x डिवाइड बाई 3/2x, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, इनका रेशियो निकल जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर वाला अंदर में, बाहर वाला बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया देखो 6 × 2 डिवाइड बाई 5 × 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 और 4:5, 4/5, ये इसका आंसर हो गया, इसका अनुपात हो जाएगा 4:5 पहले और दूसरे नंबर का। आइए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ABCD, बोला है कि 1000 रुपया था, ये सम ऑफ मनी नहीं, 1000 रुपया नहीं था, कुछ भी पैसा है, मान लो X रुपया है, और वो X रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया ABCD 4 लोगों के बीच में, या फिर A रुपया मान लो, अब ये X कहीं और यूज करूँगा, तो ये किस रेशियो में बटा, 5:2:3 4:3, अगर C को 1000 ज़्यादा मिला D से, तो बोला B का शेयर क्या है, ठीक है, तो मान लो सबके पास जो शेयर है कुछ इस प्रकार से है, 5x raised to 2x raised to 4x raised to 3x, इस प्रकार से कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, और ये सब मिला के हो रहा है, तो ये जो 4x - 3x है, मतलब 4x किसका है, C का है, और जो बोला है 4x मिला है D से 1000 ज़्यादा है, तो 4x - 3x यानी C - D, ये 1000 ज़्यादा है, यहाँ से हमको 1000 ज़्यादा मिला, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x का कितना आ गया, 1000 आ गया, तो कह रहा है B का शेयर कितना है, B का शेयर कितना, B को कितना रुपया मिला, ये B का है, ये A का है, A⁻B⁻C⁻D, तो B का शेयर क्या आ जाएगा 2 × x, x की वैल्यू आ गई है, 2 × x 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, देखने में टफ लगता है। बोला कि एक सम ऑफ मनी, कुछ भी पैसा है, मान लो A रुपया है, ये ABCD के बीच में इस प्रोपोर्शन में बटा है, 5:2:4:3, इफ C गेट 1000 एक्स्ट्रा मोर देन D से 1000 ज़्यादा मिल रहा है, तो B की शेयर कितना, B को कितना रुपया मिला, तो मान लो A⁻B⁻C⁻D कुछ 5x 2x 4x 3x इस प्रकार से बटा है, तो 4x - 3x, C - D 1000 ज़्यादा है, C के पास 1000 ज़्यादा है, तो x की वैल्यू 1000, तो बोला B के पास कितना होगा 2 × 1000, ये कितना हो जाएगा 2000, ये वाला सही हो जाएगा। सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी इन ए स्कूल इज 5:7:8, बोल रहा है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में जो मैथ के बच्चों को बैठने की सीट है, और जो फिजिक्स, M मतलब मैथ, P मतलब फिजिक्स और B मतलब बायोलॉजी, इनके जो सीट का बैठने का जो रेशियो है वो 5:7:8 है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि 5x⁻7x मान लेते हैं, जो सीट है 5x⁻7x⁻8x है, जो बैठने का इनका सीट है। अब कह रहा है कि इसमें वृद्धि कर दी गई, ये सीट को बढ़ा दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया 40%, 50% एंड 75%, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे, जो ये हो जाएगा आपका 140/100, मतलब 40% बढ़ाया गया, तो या तो 1.4 कर लो, मैंने पहले बताया था, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 1.4, 5x × 1.4 कर लो, तो 140/100 × 5x, जो नई सीट होगी। बोला है कि इतना बढ़ा दिया गया, 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया गया, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट, बढ़े हुए सीटों का अनुपात क्या होगा, तो पहले बढ़ा देते हैं, इसमें इतना वृद्धि हो गया, मतलब या तो 1.4 कर लो, 5x × 1.4, तो इसको सिंपल करने के लिए 140/100 कर देगा, क्योंकि जो बढ़ाया जाएगा वो 40% बढ़ाया जाएगा, लेकिन मान लो 100 सीटें हैं और 40% बढ़ा दिया गया, 40 सीटें बढ़ा दी गई, तो कितना हो गया 140 हो गया, इसीलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 140/100, पहले 5x था, 5x × 140/100, और फिर इसका अनुपात डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें कितना बढ़ा गया 50% बढ़ाया गया, तो कितना हो जाएगा ये 150/100 × 7x, और इसमें फिर बढ़ा गया 75%, तो
तो कितना हो गया, यहाँ पे फिर अनुपात लगा रहा हूँ, 175 इंटू 8x, 175/100 इंटू x, 8x। इसको हम सॉल्व करेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7x रेज टू 21x/2 रेज टू 14x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और थर्ड पोर्शन इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 है नीचे, एलसीएम लोगे 2 होगा, तो 2 से 7 में मतलब यहाँ पे बाई 1 है, यहाँ पे बाई 1 है, तो 1 to 1 का एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, तो फिर 1 से डिवाइड करोगे 2, तो यहाँ पर जाएगा 14x रेज टू 21x, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, और फिर यहाँ पे 28, क्योंकि 1 है ना, 1 से 2 में फिर 2, 14, 28। तो ये क्या हो गया, x को हटा दो, कितना हो गया, ये नया रेशियो हो गया। इसको और छोटा हम कर सकते हैं, इसको हम 7 से काट देते हैं, किससे, 7 से, तो 7 2 जा 14, 2 7 3 जा 21, 3 एंड 7 4 जा 28। तो कितना आंसर हो गया, 2:3:4। तो पहले जो सीटों का रेशियो था 5:7:8 था। बोल रहा है कि सीट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर 5:7:8 इन प्रपोजल इंक्रीज 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया गया इस रिस्पेक्टिवली। मतलब मैथ में 40%, फिजिक्स में 50% और बायोलॉजी में 75%, सब बढ़ा दिया गया। तो नई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ा दिया 140/100 इंटू 5x, 150/100 इंटू 7x और 175/100 इंटू 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x 21x/2 और 14x/1 आएगा। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे 2 ही है तो 2 1 जा 2, तो 21x और 28। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं ना हमेशा, सबसे छोटा, तो 2:3:4। ये नए सीटों का अनुपात हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक दूध वाला भी क्वेश्चन हो जाए। बोल रहा है कि 60 लीटर का एक मिक्सचर है और पहले 2:1 के अनुपात में था। तो सबसे पहली बात समझो कि एक 60 लीटर का दूध का और पानी का मिक्सचर है, मतलब मिल्क एंड वाटर, मिल्क प्लस वाटर, ये मिला के है 60 लीटर, और मिल्क रेज टू वाटर ये है 2:1, 2:1 में है। बोल रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला दें कि अनुपात ये जो मिल्क और वाटर का ये 1:2 हो जाए। ये जो नया रेशियो है ये 1:2 हो जाए। इसके लिए वाटर कितना और मिलाना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। बोला मिल्क और वाटर मिला के 60 लीटर, कितना है 60 लीटर, ये 60 LTR लिख दे रहा हूँ। बोला इस समय इसका जो रेशियो है ये 2:1 है, मतलब 2 हिस्सा इसमें दूध है और 1 हिस्सा पानी है, लेकिन कह रहा पानी को कितना और बढ़ा दें कि इसका अनुपात हो जाए 1:2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसमें ये 60 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का सबसे पहले बेस्ट तरीका हमने बताया कि ये 2:1, इसका मतलब क्या है 2 और 1 को जोड़ दो, 3 हिस्सा, 3 पार्ट किया गया है, 3 पार्ट किया गया इसमें। तो अगर इसमें कोई कहे कि मिल्क कितना है तो मिल्क कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 है, 2/3 पोर्शन इसका क्या है, मिल्क है, क्योंकि कुल कितना है 3 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा किसके पास है, दूध के पास है, मिल्क के पास है। तो इसमें से मिल्क कितना हो जाएगा, इसमें मिल्क हो जाएगा मिल्क 60 × 2/3, ये हो जाएगा मिल्क 2/3। तो कितना बार जाएगा ये देखो, 3 2 जा 6, 22 जा 40, ये 40 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया। पानी कितना होगा, वाटर अगर हम देखें तो वाटर 1/3, 60 × 1/3, क्योंकि 3 में से 1 हिस्सा क्या है, पानी है, 3 में से 1 हिस्सा पानी है, तो ये कितना हो गया 20 लीटर। ठीक है, ये पहले का अनुपात है, इसमें 40 लीटर दूध था, 20 लीटर पानी था। अब जो नया रेशियो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1:2, मतलब मिल्क 1 हिस्सा रहेगा और पानी 2 हिस्से रहेंगे। इसके लिए हमको कितना वाटर और ऐड करना पड़ेगा, तो मान लो कि x ऐड करना पड़ेगा। देखो अभी मिल्क कितने पास 40 लीटर है, तो नया रेशियो है 1:2, तो 40 मिल्क बटे वाटर अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, 40 लीटर दूध है और वाटर कितना है अभी हमारे पास 20 लीटर है। ये पूछ रहा है कि 20 में मान लो हम x लीटर और ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, x लीटर, मान लो लेट x लीटर ऐड करेंगे, लेट x लीटर एडेड,
x लीटर हम और डाल दिए पानी, x लीटर पानी डाल दिए, x लीटर पानी डाल दिए, तो कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 20 प्लस x। ये नया रेशियो मिलेगा 1/2, ये दिया ना 1/2। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा 80, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 40 × 2 80, और इधर क्या हो गया 20 प्लस x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 60 लीटर। मतलब जब 60 लीटर और हमको पानी ऐड करना पड़ेगा, जब 60 लीटर और पानी ऐड कर देंगे, 60 लीटर और पानी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 60 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी रेशियो और प्रोपोर्शन के ये क्वेश्चंस लग जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, बॉयज़ में बी दिखा रहा हूँ और गर्ल को जी से दिखा रहा हूँ। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:8 है, 7:8 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉय इज़ 20%, 20% बढ़ा दिया, तो इसको मान लो फिर से मैं इस फॉर्म में लिख ले रहा हूँ 7x और 8x। अब कह रहा है कि 20% लड़के बढ़ गए, 10% लड़कियाँ बढ़ गई, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। सिंपल क्वेश्चन है। इसका 20% बढ़ा है तो हम क्या बताएं आपको, डायरेक्ट कर दो 120/100 इंटू 7x, और लड़के का बढ़ गया 10%, सॉरी लड़की का, तो ये हो जाएगा, अनुपात यहीं लगा दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 110/100 इंटू 8x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा हमको 42/5x और रेज टू 44/5x, ठीक है। तो 5 दोनों सेम है तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है नया रेशियो, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट हो जाएगा, ये 5 दोनों तरफ है तो कोई मतलब नहीं है, x भी कैंसिल, क्या हो गया 42/44। अब आपको लग रहा हो कि ऑप्शन में तो है ही नहीं कोई, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 21, ये कितना हो जाएगा 22, तो क्या हो गया 21/22। ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन 2:3। बोल रहा है कि रवि और सुमित का जो सैलरी है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ R सुमित, मतलब रवि रेस टू सुमित, इनके जो तनख्वाह का अनुपात है 2:3 है। बोल रहा है कि अगर इनकी तनख्वाह में 4-4 हज़ार रुपये की वृद्धि हो जाए तो नया रेशियो 40/47 होता है। व्हाट इज द सुमित सैलरी। तो देखो R/S, मतलब रवि की सैलरी और सुमित की सैलरी 2:3 था। अब नया अनुपात क्या होगा कि अगर हम रवि में 4,000 जोड़ दें, रवि में 4,000 जोड़ दें और बटे सुमित में 4,000 जोड़ दें, सुमित की सैलरी में, तो नया अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/57। तो कह रहा है कि सुमित का तनख्वाह क्या है, ये सुमित की सैलरी पूछ रहा है, व्हाट इज द सुमित सैलरी। तो सिंपल है, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2x और 3x, 2x अनुपातित 3x। तो r की जगह रख दो 2x प्लस 4,000 और इसकी जगह रख दो 3x प्लस 4,000। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x और 3x को बटे 40/57, जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6x² आ गया 68,000। ये आ गया 6x² 68,000, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको 3x कर लेते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये इधर में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो 34,000। तो ये हो गया 34,000। हमको निकालना क्या था, सुमित की सैलरी निकालनी थी। सुमित की सैलरी देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको x की वैल्यू की ज़्यादा पीछे ना भागें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पेज नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे सुमित को हमको देखना है। तो सुमित की सैलरी हमने मानी थी 3x मानी थी ना हमने सुमित की सैलरी, और 3x हमने निकाल दिया, यहाँ पे कितना आ गया 34,000। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
सॉरी 2 4 जा 8, 34,000। तो 3x की वैल्यू है कितनी, 34,000। तो 34,000 आ गया 3x की वैल्यू। लेकिन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सुमित सैलरी, तो बढ़ी हुई सैलरी पूछ रहा है, इसमें 4,000 और जोड़ दो, 4,000 ऐड कर दो, क्योंकि बढ़ गई है ना। ये तो मान लो ओरिजिनल सैलरी आ गई, 3x क्या पहले की सैलरी है, इसमें 4,000 बढ़ा है ना। यहाँ पे देखो सुमित प्लस 4,000 लिखा है ना, तो 34,000 आया, 34,000 में हमको 4,000 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 4,000 जोड़ेंगे 4,000 तो हो जाएगा 38,000। तो ये सुमित की सैलरी कितनी हो जाएगी, 38,000। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन पे तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं और भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो मैथ का होगा वो परसेंटेज का होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सब होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।